नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14। ये आपकी 11th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। ये जो असेसमेंट वर्कशीट होते हैं ये आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियोडिक टेस्ट की तरह होते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको सेल्फ कीजिए, क्योंकि सेल्फ करते हो तभी आप खुद को असेस कर पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा इश्यूज़ भी रहते हैं। ये आपकी लास्ट 2 वीक की जितनी भी वर्कशीट होती है उन्हीं पर बेस्ड होते हैं, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर कहीं पर इश्यूज आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट दे दिए गए या उसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट दे दी गई, तो भी एटलीस्ट आपको पहले ट्राई करना है। आप खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद अपने सॉल्यूशन है, अपने जो आंसर्स है वो आप इस वीडियो के साथ टैली या मैच कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 की। इन टुडेज असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें दिया गया एक एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को हम रीड करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट दिए गए ये दिया गया हमारे पॉलिटिकल साइंस के 6th जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी से। द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें कि ये कैसे आई, तो इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे यहाँ पे जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके साथ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है ना, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स दैट कि गवर्नमेंट है सारे डिसीजन हमसे पूछ के ले, यानी हमसे पूछें कि अच्छा टैक्सेस इंक्रीज कर दें, हम बताएंगे कि करें या ना करें। हमसे पूछें कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये पॉसिबल कहाँ हो सकता है? जहाँ पर पॉपुलेशन का साइज़ कम हो। आपकी फैमिली में पॉसिबल हो सकता है, आप 5, 7, 10 मेंबर्स हो तो आपसे पूछा जा सकता है और डिसीजन लिए जा सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक सिटीजन से पूछें और उसके बाद डिसीजन लें। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ज़्यादातर देशों की अगर बात करें, मोस्टली कंट्रीज़ में यही सिस्टम है। हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और फिर अपने बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रूल करते हैं। जैसे हम MP MLA को इलेक्ट करते हैं ना, उसके बाद वही रूल करते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में क्लास मॉनिटर को लगा लीजिए, वो क्या है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद वो ऑफिस में जा करके अगर कुछ भी कन्वे करता है, कोई मैसेज देता है या कोई डिमांड होती है, कुछ भी रिक्वेस्ट होती है, तो वो आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बात को वहाँ पर रख रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कह सकते हैं, उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड महसूस हुई कि अगर ये डेमोक्रेसी, तो हमें किसके लिए पॉलिटिकल पार्टी चाहिए? जैसे हमें चाहिए जो इलेक्शन लड़े, हमें चाहिए जिनकी एक जैसी प्रोग्राम या पॉलिसीज़ हो, हमें चाहिए जो गवर्नमेंट को रन करें। तो द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। एज वी हैव सीन, large scale societies need representative democracies, and as societies become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. अब 2 चीज़ें समझिए। पहली चीज़ ये कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड होगी जिसके कैंडिडेट्स खड़े होंगे। दूसरा ये कि जो सोसाइटी है वो लार्ज हो गई है, कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे हम कल्चर के बेस पे बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन के बेस पे बात करें, तो उस बेस पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटीज़ को आप देख लीजिए, वी आर डाइवर्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, उनके बेस पे हम अलग अलग है। तो इसके लिए भी हमें चाहिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हमारे व्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाए। ओके, तो उसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड हुई। And they needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. इसका थर्ड जो रीज़न है वो इसलिए कि हमें ये भी चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करेंगे उनको एक साथ कौन रखेगा। अगर मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, ओके, तो अपने अपने डफली अपने अपना राग चलाएंगे। ये तो हर कोई कहेगा मैं PM बनूंगा, हर कोई कहेगा मैं CM बनूंगा, कंट्रोल कौन करेगा? उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी, जूतम पे जा रहेंगे रोज़, होगा ना ऐसा ही कुछ। जैसे आप घर में अगर देखते हो तो घर में आपके कोई एक तो होता है ना मुखिया, जो फाइनल डिसीजन लेता है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, आप बैठे रहोगे और सब्जी नहीं बन पाएगी। कोई कहेगा मटर पनीर चाहिए, किसी को छोले चाहिए, किसी को दाल चाहिए, हो जाएगा ना। तो ऐसा कंट्री के साथ भी हो सकता है। सो उसके लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड होती है।
दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज जस्टिफाई एंड अपोज दम। इसके साथ साथ हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जो कि जो गवर्नमेंट है उसको रन करे, पॉलिसीज़ बनाए और किसी भी इश्यू को चाहे सपोर्ट करना है या उसको अपोज करना है तो उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए, वो हमें पॉलिटिकल पार्टीज देती है। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि हर पर्सन, एक पर्सन कहेगा जीत गया, उसके बाद वो सोचेगा मैं क्यों अपोज करूं, हो सकता है ना कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं तो घर बैठूंगा। ओके, तो वो अपने बारे में सोचेगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका एक प्रोग्राम होता है, एक पॉलिसीज़ होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, तो हमें इलेक्ट करने में ईजी रहता है। उसके बाद गवर्नमेंट को चलाने में ईजी रहता है कि उसमें भी डिसीजन मेकर होते हैं जो डिसीजन लेंगे। ओके, तो उसके साथ जाना ज़्यादा बेटर होता है। यानी कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा दें तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स एंड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी ये जो नीड है उसको फुलफिल करती है। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन होती है। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स। जो क्वेश्चन दिया गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट रूल ऑफ द पीपल फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया इनडायरेक्ट रूल ऑफ पीपल, थर्ड दिया गया बोथ एंड फोर्थ दिया गया नन ऑफ दिस। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स होता है इनडायरेक्ट रूल ऑफ द पीपल। ओके, जैसे कि हम करें MP MLAs को इलेक्ट करते हैं और वो रूल करते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कि इनमें से क्या है जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है? ओके, फर्स्ट है गिव्स व्यूज ऑन द वेरियस इश्यूज, बिल्कुल सही है। सेकंड फॉर्म गवर्नमेंट, ये भी सही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज व्यूज़ भी देते हैं, सरकार भी बनाते हैं, गवर्नमेंट भी बनाते हैं, मेक पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। फर्स्ट का आपका बी रहेगा और सेकंड का आपका डी रहेगा। थर्ड देखिए, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर रिलेटेड टू। पॉलिटिकल पार्टीज जो राइज हुई है, जो पैदा हुई है, तो वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है द एमरजेंस ऑफ द लार्ज सोसाइटीज़, सेकंड है एवोल्यूशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बी दिया गया बोथ, सी दिया गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों ही रीज़न होंगे। हालांकि फर्स्ट लाइन में तो हमें यही दिया गया ये, लेकिन जो बी होगा ये, और सेकंड लाइन की बात करें तो उसमें इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि लार्ज अगर हमारी सोसाइटीज़ है, कंट्रीज है, तो वहाँ पर हमें चाहिए जो हमारे व्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचा पाए। सो यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर रह जाएगा, यानी कि ए एंड बी बोथ है यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका बी करेक्ट रहेगा, सेकंड में डी करेक्ट होगा और थर्ड में आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ। पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या शामिल होता है? लीडर, बी दिया गया एक्टिव मेंबर्स, सी दिया गया फॉलोअर्स और डी दिया गया ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, ये हो गए हमारे फर्स्ट 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बाद हमें दिए गए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो यहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट के साथ। हमें बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेजर चैलेंजेस कौन से हैं जिनका सामना कर रही है हमारे देश की या किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज है। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो डेमोक्रेसी होता है उसके पिलर होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जो पिलर है उन खुद में ही डेमोक्रेसी नहीं होती। मतलब कहीं पे झगड़ा हो रहा है और वहाँ पर अगर आप कोई पर्सन जा रहा है कि जो मैं झगड़े को निपटा दूंगा और घर का झगड़ा उससे निपटता नहीं, गलत है ना ये, तो वो कैसे वहाँ पे सुलझाएगा? तो यहीं पे है कि जो डेमोक्रेसी की पिलर है पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ पर ही इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे डिसीजन को लेते 4-5 लीडर होते हैं, वही डिसीजन लेते रहते हैं, यानी कि बाकी से पूछा भी नहीं जाता, ना वोटिंग होती ना कुछ और होता, वहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है। तो ये यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा चैलेंज है। सेकंड है चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन हिंदी में कहेंगे वंशवाद। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है एक फैमिली की, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो यूपी की हो जैसे सपा की बात करें, चाहे वो RJD हो, राष्ट्रीय जो लोकदल पार्टी है लालू प्रसाद यादव की उस पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो पंजाब की,
चाहे अगर हम अदर स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो एक फैमिली की पॉलिटिकल पार्टी है, वही डिसीजन लेते हैं, वही वहाँ पे सीएम बनेंगे, वही मिनिस्टर्स डिसाइड करेंगे, चाहे कितना ही अच्छा लीडर वो टॉप पोस्ट पे नहीं जा पाता। ओके, तो ये एक बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। उसके बाद थर्ड जो चैलेंज है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। वैसे तो कैंडिडेट हमारे पास 20, 30, 40 के आसपास कैंडिडेट्स मिलते हैं हमें जब इलेक्शन में आपके पेरेंट्स से वोट डालने जाते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, उनके जो फंक्शन है, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। एक ही जैसी उनकी नीतियाँ होती है, पॉलिसीज़ होती है, एक जैसे ही वो फंक्शन करते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि उनके पास कुछ नया नहीं है और ना कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक जैसी ही लगती है। फोर्थ है चैलेंज ऑफ मनी पावर एंड मसल पावर। मनी पावर की अगर बात करें, जैसे धन बल इसको हम हिंदी में कहेंगे, कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, उसी से टिकट खरीद ली, इलेक्शन लड़ लिए, कई बार जीत भी जाते हैं। अब इसमें इक्वालिटी कहाँ रही, यानी कि आम जो लोग हैं वो तो इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। काफ़ी जगह पर ऐसा हो रहा है, तो ये एक बड़े चैलेंज है कि आम लोगों के पास भी इक्वल चांसेस होने चाहिए। सेकंड है मसल पावर। मसल पावर मीन्स क्रिमिनल्स जो बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो टिकट ले लेते हैं और अपने इन्फ्लुएंस के कारण जीत भी जाते हैं। अब जो क्रिमिनल्स हैं, इस टाइप के मेंटलिटी के लोग हैं, अगर पॉलिटिक्स में आ गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए, तो सोचिए क्या हो सकता है देश का। तो ये 4 बड़े चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में फेस कर रही है। उसके बाद सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। पॉलिटिकल पार्टीज की हमें नीड क्यों है? फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द इलेक्शंस की बात करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। हमें कुछ ऐसे चाहिए जो एक साथ जोड़े रखे एक जैसी आइडियोलॉजी को। तो डेमोक्रेसी में उसकी सक्सेस हमें चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, क्योंकि अगर एक एक कैंडिडेट है वो खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन सरकार कैसे चलेगी? सारे ही चौधरी बन जाएंगे, सारे ही कहेंगे हमें पीएम बनना है, तो गवर्नमेंट तो कभी बन ही नहीं पाएगी और डिसीजन भी नहीं लिए जा सकेंगे। सेकेंड है टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी चाहिए कि हमें एक जैसे प्रोग्राम पॉलिसी वाले एक जैसे कैंडिडेट्स हो जिसको हम वोट दे पाएँ, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। एंड टू फॉर्म द गवर्नमेंट अगेन वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। फॉर मेकिंग लॉज। अब लॉज कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन है? किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स ही बैठे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी एक जैसी आइडियोलॉजी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, तभी वो हम लॉज है वो बना पाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी लॉ है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी ड्रॉबैक्स होते हैं, जो भी शॉर्टकमिंग्स होती है, उनको हमारे सामने, पब्लिक के सामने लेकर के आते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, बीजेपी इज़ द मेन, यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। कंट्री की बात करें तो कांग्रेस है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ कब बनाते हैं? जब इलेक्शन होते हैं, तो ये अपने अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर के आते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम ये करेंगे। तो पॉलिसीज़ बनाने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है। फॉर ऑल दीज पर्पज वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें नोट लिखना है। इट इज़ जनरली ए ग्रुप ऑफ 15 to 20 इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। इसमें मोस्टली फीमेल्स होती है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि फीमेल्स ही होंगी। 15 से 20 लोगों का ये ग्रुप होता है, ठीक। इन दिस ऑल द मेंबर्स डू सम वर्क टुगेदर। मिल करके कोई काम धंधा करते हैं। एंड मेक कलेक्टिव सेविंग्स, और मिल करके कुछ बचत करते हैं। सेविंग्स कितनी हो सकती है? 10 रुपीज़ to 50 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन देयर अर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो सेविंग करेंगे और मिल करके काम करेंगे। दीज ग्रुप्स ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स एट लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। उसके बाद उसी सेविंग में से अगर किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको लोन दे देते हैं। आफ्टर कंटिन्यूस सेविंग फॉर सम टाइम्स द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू दीज ग्रुप्स विदाउट कोलेटरल्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है इनका, कि कुछ टाइम तक अगर वो कंटिन्यूस सेविंग करते हैं, ओके, बैंक अकाउंट में वो सेविंग करें, बैंक फिर उसके बाद उनको बिना कोलेटरल्स के लिए लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि दे बिकम एलिजिबल टू टेक द लोन। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं आमतौर पे, उनके पास कोलेटरल्स तो होते ही नहीं ना, प्रॉपर्टी होती है या लैंड
या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसके बेस पर वो लोन ले पाए। लेकिन यहाँ पर अगर वो कंटिन्यूस सेविंग करते हैं फॉर सम टाइम, मतलब 2-3 ईयर्स के लिए, उसके बाद बैंक उनको विदाउट कोलेटरल्स लोन दे देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इसका। तो ये हो गए फीचर्स कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, 8th क्वेश्चन है, क्रिमिनलाइजेशन इज ए चैलेंज बिफोर इंडियन पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन की हमने बात की थी, अपराधीकरण है वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो और हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों एग्री है। ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू दैट क्रिमिनलाइजेशन इज़ ए चैलेंज बिफोर द इंडियन पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल सही है कि ये हमारी पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्रिमिनल एलिमेंट्स आर ऑन द राइज इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है, इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्रिमिनल एलिमेंट्स आर समटाइम्स सक्सेसफुल इन गेटिंग टिकट्स एंड ऑल्सो विन इलेक्शंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। कि ये क्रिमिनल एलिमेंट्स है, समटाइम्स दे गेट द टिकट्स, यानी कि किसी तरीके से दे ग्रैब्स द टिकट्स, वो टिकट्स पाप लेते हैं क्योंकि उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है और उसी के बल पर कई बार वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। इफ़ क्रिमिनल एलिमेंट्स जो इन पॉलिटिक्स देन करप्शन एंड क्राइम विल बी द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो करप्शन और क्राइम है हमारी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। क्योंकि कानून कौन बनाएगा? यही बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे? खुद क्रिमिनल्स हैं। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। और हमारे देश का डेवलपमेंट है वो न कहीं ठप हो जाएगा क्योंकि वहाँ सिर्फ करप्शन और क्राइम्स के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 9th वन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स की इम्पोर्टेंस हमें बतानी है। बॉर्डर रोड्स की अगर बात करें, बॉर्डर रोड्स कनेक्ट द बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री विद द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डर रोड्स है वो बॉर्डर एरिया को इंटीरियर एरिया से कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज तो बॉर्डर एरियाज है वो अलग थलग ही रह जाएंगे। सेकेंड, बॉर्डर रोड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री सिक्योरिटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहीं से हम सप्लाई करते हैं और अगर हम वॉर टाइम की बात करें तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। जो बॉर्डर एरियाज है तो वो क्योंकि कनेक्ट किससे हुए? इन्हीं रोड से कनेक्ट हुए ना, तो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशन आर डिलीवर्ड टू द आर्मी बाय द बॉर्डर रोड्स। रसद सामग्री की बात करें, युद्ध के लिए जो भी मटेरियल चाहिए तो वो सप्लाई कैसे होता है? इन्हीं बॉर्डर रोड्स के थ्रू होता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी of the country. These are very important for the development of those particular areas and these become utmost important during the time of the war. उसके बाद 9th के बाद हमारा 10th क्वेश्चन दिया गया। 10th क्वेश्चन को देखिए, efficient means of transport are essential for the fast development of the country. Elaborate the statement. हमें बताना है means of transport है उसकी importance को। ओके, फर्स्ट है means of transport ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, चाहे वो तैयार माल हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो कैसे जाएगा? चाहे वो रोडवेज से जाए या रेलवेज से जाए, वाटरवेज से जाएगा तो ऐसे ही ना, तो उसके लिए ज़रूरी है मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द रॉ मटेरियल के लिए ज़रूरी है। सेकेंड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूनाइट द कंट्री। हमारी कंट्री को यूनाइट करते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। किससे? एक दूसरे कल्चर को जान पाते हैं। किससे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के लिए बेस होता है। अदरवाइज क्या होगा? प्रोडक्शन एक जगह पे हो गया वहीं रह जाएगा ना, उसकी डिमांड और सप्लाई कैसे हो पाएगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो पाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रमोट ट्रेड एंड टूरिज्म। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड। एक पार्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है दूसरे पार्ट में नीड है तो वो कैसे जाएगा? वो इसी के थ्रू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो टूरिज्म है, तो जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वो कैसे वहाँ तक टूरिस्ट पहुँच पाते हैं, उन टूरिस्ट प्लेसेस तक वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुँच पाते हैं ना। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट मीन्स हैव हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पोर्ट एरिया है तो वहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, रोडवेज या रेलवेज के थ्रू रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाए जाते हैं और वहीं से फिर वाटरवेज के थ्रू वो दूसरे देशों में जा पाते हैं। ओके, तो उसके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट और आई होप दैट सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।